जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके साथ साथ चाहे इस पर आ जाए, चाहे इस पर आ जाए, चाहे तो इस पर आ जाए, चाहे तो इस पर आ जाए, किसी भी पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, आंसर तैयार करना है। इस वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन का पूरा आंसर को रेडी करके हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और बताएंगे भी, और इसी के आधार पर आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे रेडी करना है इस पर भी हम बात करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है राम स्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालें। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देखने वाला है। इसी के साथ साथ हो सकता है कि आपका एग्जाम में आ जाए कि नामवर सिंह की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डाला है, या तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डाला है, या तो डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक पद्धति का उल्लेख करें, या तो डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालें। चाहे तो डॉक्टर नंद दुलारे आ जाए, डॉक्टर नागेंद्र आ जाए, डॉक्टर रामविलास आ जाए, नामवर सिंह आ जाए। ठीक है, बाकी तो इस वीडियो में हम राम स्वरूप चतुर्वेदी के बारे में देख ही रहे हैं। ठीक है, और इसके पहले भी मैंने बहुत सारा लेखक के बारे में करवा दिया, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ट्रिक। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मैंने ट्रिक लिख रखा है ना, ये जो ट्रिक आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा इस क्वेश्चन का है। ठीक है, ए क्वेश्चन का यहाँ पे राम स्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले कोई भी अगर लेखक पर आ जाए, है ना, उसका सबसे पहले आपको जीवन परिचय देना है, उसके बाद लिखना है आलोचनात्मक दृष्टि। अगर इस क्वेश्चन पर आ जाए तो पहले नामवर सिंह का आपको क्या देना है, जीवन परिचय, उसके बाद आलोचनात्मक दृष्टि लिखना है, इसका जीवन परिचय, फिर उसके बाद आलोचनात्मक दृष्टि। ऐसा ही सारे कवि या तो फिर लेखक के बारे में लिखा जाता है। तो देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में हमने कैसे यहाँ पे ट्रिक में लिख रखा है। सबसे पहले बस आपको जो भी लेखक पर लिखना है उसका जीवन परिचय आपको याद रखना पड़ेगा। जीवन परिचय में जन्म कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ, कब हुआ, और उसका निधन। जैसे कि मैंने यहाँ पे याद रखा है कि इसका जन्म 6 मई 1931 को कानपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानपुर है ना हमारा, उसमें हुआ था। जो निधन है इसका 24 जुलाई 2003 को हुआ। ठीक है, बाकी इसका जो राम स्वरूप जी का जो चतुर्वेदी का आलोचनात्मक दृष्टि है ना, वो सारा ये सारा पॉइंट्स है इसका। अब हम समझाएंगे ये सारा क्या है। तो अगर किसी भी लेखक पर आ जाए, ठीक है, तो आपको ये वाला याद रखना है, सारे लेखक का बस ये वाला याद रख लेना, जीवन परिचय। बाकी आलोचनात्मक दृष्टि जो है ना, वो सब में आपको सेम लिख देना है। फुल नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों, लेकिन आपको लगभग नंबर मिलेगा, क्योंकि सबके लेखक का जो आलोचनात्मक दृष्टि है ना, लगभग सेम है। इसके पहले भी मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का करवा रखा है, रामचंद्र शुक्ल जी का करवा रखा है, आप लोग वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। अगर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले मैंने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाला करवा रखा है, रामचंद्र शुक्ल जी वाला करवा रखा है, तो वो दोनों का जो मैंने आलोचनात्मक दृष्टि में पॉइंट लिखवा रखा है ना, अगर वो दोनों में से कोई आसान लगता है तो कोई भी आप एक लिख सकते हैं। मतलब कोई भी एक लेखक का आलोचनात्मक दृष्टि उठा करके दूसरे लेखक में भी डाल सकते हैं, लेकिन जीवन परिचय सबका अलग अलग। ये नहीं कि ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का जन्म 1931 में हुआ था तो सबके लेखक में यही आप जन्म डालेंगे, नहीं। जन्म तिथि सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा, और किस जगह पर हुआ और उसका निधन कब हुआ। तो हम इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन को खत्म करेंगे। सिर्फ हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। बाकी अगर ये सब पर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसका आप लोग जीवन परिचय याद रख लो, बाकी सारा पॉइंट्स आप लोग बिल्कुल इसी के जैसा लिखोगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालें। इसके बाद हमारा आएगा एक महासंग्राम वीडियो, जिसमें सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही में होगा। ठीक है, और भी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो। PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। परिचय, रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो जन्म है वो 6 मई 1931 को कानपुर में हुआ। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उनका प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुआ। उनका विवाह जो है ना वो सुषमा जी से हुआ। उनके 3 पुत्र भी हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक और समीक्षक थे, यानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, कहानी, कविता, नाटक, तो ये सब के ये प्रसिद्ध आलोचक थे। आलोचक मतलब उस कविता में, उस कहानी में क्या कमी है, क्या सुधार किया जाना चाहिए, पहले के लेखक क्या चीज़ दे करके चल गए, उसमें और क्या सुधार करने की जरूरत है, उसमें क्या कमियां हैं, ये सब को पूरा करना, इसी को बोलते हैं आलोचक। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी जो थे ना, वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे, यानी समीक्षक थे, जो समीक्षा करते थे, जांच पड़ताल करते थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का भी लेखन किया, यानी कि लिखने का काम किया। इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य का सेवा करते हुए, इस प्रकार ये जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य का सेवा करता रहा। साहित्य यानी कि कहानियाँ, नाटक लोगों के जीवन से जोड़ता रहा। क्या सही होना चाहिए समाज में क्या गलतियां हैं, समाज में क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसको सही कैसे किया जाए, यही सब चीज़ों के बारे में इन्होंने ज्ञान देते रहे, लिखते रहे अपने साहित्य में। तो इसीलिए बोला गया साहित्य की सेवा करते हुए।
उनका निधन 24 जुलाई 2003 को हो गया। आगे देखते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी का मानना था कि रचना ही आलोचना का सर्वोत्तम रूप हो सकता है। देखो इनका कहना था ना कि रचना मतलब जो भी कुछ हम लोग रचते हैं, कहानी, नाटक, कविता, जो भी कुछ है, वो रचना ही आलोचना का सर्वोत्तम रूप है। क्योंकि जब तक रचना नहीं होगा तब तक आलोचना नहीं होगा। रचना, मान लो कि मैंने एक कहानी लिख दिया, अब उस कहानी में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, तब ना हम लोग अच्छाई बुराई कर पाएंगे। तो आलोचना का मतलब ही होता है अच्छाई बुराई करना, उसका जांच पड़ताल करना। तो आलोचना का सबसे अच्छा सर्वोत्तम रूप क्या है? रचना। क्योंकि जब तक कोई चीज़ रचा नहीं जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, तब तक उसका हम लोग आलोचना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक काल के हिंदी काव्य संवेदना के मास्टर आलोचक माने जाते हैं। यानी कि अभी के टाइम में जो हिंदी साहित्य का मास्टर है ना, वो आलोचक के मास्टर जो कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। यानी कि अभी के टाइम में आलोचक का मास्टर किसको कहा जाता है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। अब देखते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का जो आलोचनात्मक दृष्टि है। आलोचनात्मक मतलब कोई भी कहानी, किताब है तो उसके प्रति ये जो भी कमी रहता था उसको दूर करते थे, उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई, ये सब चीज़ों को बताने का काम करते थे और अपना योगदान देते थे। समाज में क्या गलतियाँ, उसके बारे में ये क्या करते थे? उजागर करते थे, दूर करने का प्रयास करते थे। अगर कोई लेखक पहले से कुछ अच्छे से विचार लिख करके चले गए तो उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, क्या कमी रह गया है, वो सब भी काम किया करते थे। सामाजिकता हो गया, धार्मिक भेदभाव का विरोध, ये सभी को अभी हम नीचे एक का करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इतिहासकार के रूप में रचना की पुनर्रचना, यानी कि जो रचना पहले से लेखक कर दिए उसको फिर से ये उसमें कुछ बढ़ोतरी की और फिर से रचना की, यानी कि पुनर्रचना। विरोधों का सामंजस्य, अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या है। अर्थों की विकासशील प्रक्रिया, आलोचना का मुक्त स्वभाव, कवि और आलोचक का संबंध, इतिहास और संस्कृति का समावेश। अब देखते हैं क्या करके। सामाजिकता, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का आलोचना में सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण का महत्व मिलता है। यानी कि जो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की जो आलोचना है ना, इसमें समाज के बारे में सांस्कृतिक का विश्लेषण यानी कि वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है धार्मिक भेदभाव का विरोध। ये धार्मिक यानी कि कोई भी अगर जो धर्म में भेदभाव होता है, जो हम लोग दूसरा धर्म को नीचा दिखाते हैं, अपना धर्म को ऊंचा दिखाते हैं, तो इस प्रकार का काम इन्होंने कभी भी लड़ाई झगड़ा करवाने का काम नहीं किया, बल्कि जो भी विरोध का भेदभाव करते थे, यानी सॉरी धर्म का जो भेदभाव करते थे कि वो धर्म ऊंचा है नीचा, तो इन्होंने ऐसा काम कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सारे धर्म को एक जैसा माने। हिंदी भक्ति काव्य में सामाजिक समरसता का मतलब हो गया कि उन्होंने समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, गलतियाँ हैं समाज में फैली हुई, उसको जातीय धार्मिक भेदभाव को विरोध किया। यानी जो समाज में फैले हुए जाति धर्म ये सब का जो भेदभाव है ना, उन्होंने क्या किया? ख़त्म करने का प्रयास किया। इतिहासकार के रूप में, इसको इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद, यानी जो इसके पहले वाले जो लेखक कवि थे ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो उसके बाद जो हुआ ना, उसके बाद हमारा कौन आया? तो उसके बाद ही हमारे एजी आए हैं, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे ना, उसके बाद ही हिंदी साहित्य के इतिहासकार के रूप में इनकी भूमिका देखने को मिलता है। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी जी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है रचना की पुनर्रचना, यानी जो पहले लेखक लोग जो रचना कर दिए उसको इन्होंने फिर से उसमें कुछ सुधार करके पुनर्रचना किए हैं। वे आलोचना को रचना की पुनर्रचना मानते हैं, यानी कि उन्होंने क्या, उनका कहना है कि आलोचना जो है ना वो रचना की पुनर्रचना मानते हैं। यानी जो पहले से रचना है उसको हम लोग पुनर्रचना कर सकते हैं, मतलब बदलाव कर सकते हैं। जहाँ आलोचक रचना को एक नए अर्थ और विस्तार प्रदान करता है। जहाँ पे आलोचक जो होता है ना, यानी आलोचक मतलब लेखक का बात हो रहा है, ठीक है, वो क्या करते हैं? रचना को एक नया अर्थ देते हैं और उसका विस्तार करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जो पहले से रचना था उसका पुनर्रचना हो जाता है, यानी कि पुनः फिर से रचना हो जाता है। आलोचना रचना का विस्तार है। जो आलोचना है ना वो रचना का विस्तार है, ठीक है। यानी कि जब तक कोई भी चीज़ रचा नहीं जाएगा तब तक उसका हम लोग आलोचना नहीं कर सकते, इसलिए बोला गया कि आलोचना रचना का विस्तार है। नेक्स्ट है विरोधों का सामंजस्य। यानी कि जो पहले जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो पहले आलोचना किए थे, तो उसमें जो गलतियां रह गया था, जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, ठीक है, जो उसमें कुछ कमी रह गया था, उसको इन्होंने पूरा करने का काम किया। यानी कि सामंजस्य मतलब ये शांति स्थापित करने का काम किया, उसमें कमियां को दूर करने का काम किया। उनकी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विरोधी का सामंजस्य का महत्व है। यानी इन्होंने
ये जो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का जो आलोचना है ना, इसमें वो सब चीज़ को देखने को मिलता है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के टाइम में जो कमी रह गया था वो पूरा देखने को मिलता है इसकी आलोचना में। जो विरोध भाषाओं मतलब जो विरोधी था, उल्टा था, यानी जो सही चीज़ नहीं था उसको सही करने का प्रयास किया और उसको संतुलित किया। ठीक है, और इस प्रकार से उसने असली गहराई को उजागर किया। इस प्रकार से आलोचना की गहराई को क्या किया, उन्होंने उजागर किया। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ की विकासनशील प्रक्रिया। इन्होंने अर्थ को आगे बढ़ाया। साहित्य में अर्थ निरंतर विकसित होता रहता है। ठीक है, यानी कि साहित्य में जो उसका अर्थ है ना, कोई भी चीज़ का अर्थ हमेशा उसका अर्थ जो है वो विकसित होते रहता है। वही काम किए हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। जो देश काल और व्यक्ति के अनुभवों से प्रभावित होता है और उसका अर्थ क्यों बदलते रहता है, वो देश के अकॉर्डिंग, कि देश में रहने वाले लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अनुभवों के अकॉर्डिंग हर चीज़ का जो अर्थ है वो बदलते रहता है। अगर गरीबी है देश में तो गरीबी के अनुसार हमें कविता कहानी साहित्य लिखना पड़ेगा। अगर अमीरी है तो अमीरी के जैसा लिखना पड़ेगा, है ना। आलोचक का कार्य रचना में अर्थ के साक्ष्य स्रोत को बनाए रखना। ठीक है, यानी आलोचक का कार्य क्या है, जो साहित्य नाटक वगैरह ये सब में जो जांच पड़ताल करने का काम करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो उनका क्या काम है पता है, रचना में अर्थ का अच्छे स्रोत को बनाए रखना, यानी कि रचना में अर्थ को एक सही अर्थ प्रदान करना। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर साहित्य हो तो उसमें एक सही अर्थ को प्रदान करना, यही एक अच्छे आलोचक का कार्य होता है। नेक्स्ट, आलोचना का मुक्त स्वभाव। इनका कहना है कि आलोचना का मुक्त स्वभाव होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। आलोचना किसी संकुचित विचारधारा की गिरफ्त में नहीं होनी चाहिए। इनका कहना है कि जो आलोचना है वो किसी भी संकुचित विचारधारा, यानी कि कोई छोटा क्षेत्र के अंदर ही आलोचना को नहीं रखना चाहिए, बल्कि मुफ्त और होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए, ताकि रचना के संपूर्ण अनुभव को समझा जा सके, ताकि जो रचना है ना, जो कहानी नाटक है ना, उसको अच्छे से समझा जा सके, ताकि जो भी उसका अर्थ है ना पूरा विस्तार से लिखा जाए, उसको संकुचित ना रखा जाए। कवि और आलोचक का संबंध है। देखो, कवि जीवन के अर्थ का संधान करता है। ठीक है, जो कवि जी होता है ना वो जीवन के अर्थ का संधान करता है और आलोचक रचना के अर्थ का। दोनों ही भूमिका परस्पर पूरक होते हैं। मतलब कोई भी दो व्यक्ति अगर मिल के काम करते हैं तो उसको बोलते हैं पूरक। अब ये क्या है वो देखो, मान लो ये वो कविता है तो वो तो कवि लिखते हैं, तो कविता जो होता है ना वो कवि लिखते हैं, कहानी है लेखक लिखते हैं। तो जो कवि लोग होते हैं ना वो कोई भी चीज़ों को लिखते हैं और वो अपने जीवन के बारे में लिखते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे हम लोग 9th 10th में ये सब कविता वगैरह पढ़ते थे तो जीवन से रिलेटेड होता था। तो कवि जी जो होते हैं वो जीवन के अर्थ को उजागर करते हैं और फिर उस जो जीवन के रूप में कवि जी जो लिख दिए उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, फिर उसका आलोचना जो होती है ना वो आलोचक लोग करते हैं। ठीक है, तो पहले कविता वगैरह का जो तैयारी करते हैं वो कवि लोग करते हैं और फिर उस रचना का जो कविता कवि लोग लिख दिए उसका आलोचना करते कौन है, आलोचक लोग। तो वही बताइए कि कवि जो है जीवन के बारे में बताते हैं और फिर आलोचक जो लोग होते हैं वो रचना का अर्थ के बारे में बताते हैं। रचना मतलब वही जो कवि लोग लिख देते हैं और ये दोनों परस्पर एक दूसरे से भूमिका निभाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इतिहास और संस्कृति का समावेश। इनके जो आलोचना है ना रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, इसके आलोचना में इतिहास और संस्कृति का भी समावेश देखने को मिलता है। साहित्य की कृतियाँ मतलब वही रचना जिसको साहित्य हम लोग बोलते हैं कि विवेचन उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक का समावेश होना चाहिए। इनका ये कहना ना कि जो आलोचना है ना उसमें इतिहास और संस्कृति का समावेश होना चाहिए, क्योंकि इसके खुद की आलोचना में भी इतिहास और संस्कृति का समावेश देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्यों बोलते हैं कि समावेश होना चाहिए, ताकि उनका पूर्ण महत्व समझा जा सके। जब उस आलोचना में इतिहास के बारे में, रीति रिवाज, संस्कृति, समाज से जुड़ा हुआ रहेगा ना तो उसके अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से लोग समझ सकते हैं। मान लो कि हम लोग गाँव देहात जाते हैं तो हमारे संस्कृति के बारे में उसमें लिखा रहेगा तब हम लोग जानेंगे। अब मान लो दूसरे संस्कृति के बारे में लिखा रहेगा तो नहीं समझेंगे। तो इतिहास और संस्कृति रीति रिवाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आगे देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी आलोचना का महत्व। तो वे हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक थे जिन्होंने भाषा की सृजनात्मक को केंद्र में रख करके समीक्षा किया। मतलब उन्होंने क्या किया पता, भाषा को सबसे ज़्यादा केंद्र में रख करके, यानी कि भाषा को बीचों बीच में रख करके ही सारे चीज़ को आलोचना किए, यानी केंद्र को इन्होंने बहुत ही महत्व दिया, यानी भाषा को। ठीक है, भाषा को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनकी आलोचना समाज और मानव जीवन के अनुभव से भी जुड़ी हुई है। उनकी जो आलोचना था ना वो समाज से और मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, चतुर्वेदी की आलोचना में सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों का मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी इनकी आलोचना में सामाजिक से जुड़ा हुआ तत्व, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक का भी मूल्यांकन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने आलोचना को
रचना की पुनर्रचना कहा है। ठीक है, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों से प्रभावित होकर के, इसके पहले जो हमारे लेखक थे कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने भी कुछ विचार दिए थे। तो इन्हीं के विचार को ज्ञान में प्राप्त करते हुए, इन्हीं के विचार को देखभाल करके उन्होंने फिर से रचना किया, जो इनके रचना में कमी हो गया था। नेक्स्ट है रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचना ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में नई चेतना और दिशा प्रदान किया, है ना, एक नई दिशा की और उजागर किया इसकी आलोचना। उन्होंने नई कविता और नवलेखन को भी बेहतर रूप से विवेचन किया, नई कविता लिखे, नया नया लेखन किए, मतलब बहुत सारे नए नए चीज़ों को लिखे। ठीक है, अब हम बात करते हैं संक्षेप में, संक्षेप मतलब निष्कर्ष। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य की आलोचना को व्यक्ति, समाज, संस्कृति और भाषा के बहुआयामी दृष्टि से देखा, मतलब बहुत ही गहराई रूप से देखा, अच्छे रूप से देखा, व्यापक रूप से देखा। ठीक है, उसे गहरे रूप से विकसित किया, ठीक है, आगे बढ़ाया, जिससे वे हिंदी आलोचना के एक श्रेष्ठ आलोचक माने जाते हैं। कौन, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।